हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है अभयारण्य। जी हाँ, राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। और जो भी एग्जाम में उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। जी हाँ, तो देखते हैं। अभयारण्य, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभयारण्य होता क्या है। अभयारण्य होता है जो जीव जंतु होता है उनका संरक्षण किया जाता है और उन्हें संरक्षित रखा जाता है, वो होता है अभयारण्य। जीव जंतुओं का किया जाता है संरक्षण, उनको बचाया जाता है अभयारण्य में। अभयारण्य, हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में मैं अभयारण्यों की बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में अभयारण्य बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला जो अभयारण्य हम ले रहे हैं वो अभयारण्य है सरिस्का अभयारण्य। सबसे पहले बात करते हैं सरिस्का अभयारण्य की। सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का जो अभयारण्य है वो राजस्थान के अलवर जिले में आता है। सरिस्का अभयारण्य है वो राजस्थान के अलवर जिले में आता है। अब सरिस्का अभयारण्य के क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्र का फैलाव है वो क्षेत्र है 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सरिस्का जो अभयारण्य है वो फैला हुआ है। 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सरिस्का अभयारण्य फैला हुआ है। जो सरिस्का जो अभयारण्य है वो जयपुर दिल्ली मार्ग पर स्थित है। जयपुर दिल्ली जो राष्ट्रीय मार्ग है उस पर स्थित है। सरिस्का जो अभयारण्य है वो जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। सरिस्का अभयारण्य की बात करें तो जो सरिस्का अभयारण्य है उसकी स्थापना यदि सरिस्का अभयारण्य की स्थापना की बात करें तो सरिस्का अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में सरिस्का अभयारण्य की स्थापना हुई थी और 1955 में राजस्थान सरकार ने 1955 में अभयारण्य घोषित किया। अभयारण्य घोषित किया, जी हाँ। 1955 में सरिस्का अभयारण्य घोषित किया गया, बल्कि इसकी स्थापना 1900 में हो चुकी थी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई या उसे राजस्थान सरकार ने अभयारण्य कब घोषित किया गया सरिस्का अभयारण्य को, तो 1955 में। इसका पूछा जा सकता है क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ है, तो सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। अब बात कर लें सरिस्का जो अभयारण्य है उसमें कौन कौन से जीव हैं वो पाए जाते हैं, देखते हैं।
जीव जंतु देखें अपन तो सरिस्का अभ्यारण्य में मुख्यतः भाग देखने को मिलते हैं। भाग, चीतल, हिरण, आदि जो जीव जंतु हैं, खरगोश हो गया, हिरण हो गई, चीतल हो गया और जंगली सुअर हो गया, नीलगाय हो गई, नीलगाय, जंगली सुअर हो गया, खरगोश हो गया, लोमड़ी हो गई वगैरह हो गई, ये जीव जंतु मुख्यतः देखने को मिलते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में। अब बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में 2 पठार हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य में कितने पठार हैं। 2 पठार हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम है कासना, कासना और काकवाड़ी। कासना और काकवाड़ी नाम 2 पठार हैं। 2 पठार हैं, कासना और काकवाड़ी। सरिस्का अभ्यारण्य में 2 पठार हैं, कासना और काकवाड़ी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कासना और काकवाड़ी पठार किस अभ्यारण्य में है, तो वो अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर जिले में। अब बात करते हैं कि जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें कौन कौन से पवित्र स्थल, मंदिर और धार्मिक स्थलों हैं। तो सरिस्का अभ्यारण्य के धार्मिक स्थलों की बात करें तो उनके धार्मिक स्थल हैं, देखिए धार्मिक स्थल। पहले की बात करें तो पहला है भरथरी मंदिर। अलवर का प्रसिद्ध मंदिर है भरथरी मंदिर। दूसरे की बात करें तो वो है नीलकंठ महादेव। तीसरे की बात करें तो पांडुपोल हनुमान जी। चौथे की बात करें तो चौथा है ताल वृक्ष। ये 4 मंदिर दार्शनिक स्थल हैं सरिस्का अभ्यारण्य में। ये भी याद रखना होगा कि भरथरी मंदिर, नीलकंठ महादेव, पांडुपोल हनुमान जी और ताल वृक्ष, ये जो स्थल हैं वो सरिस्का अभ्यारण्य में आते हैं। अब वनस्पति की बात कर लेते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है धौंक। ज्यादातर धौंक एवं लापला के वृक्ष, धौंक एवं लापला के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में। और सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। यहाँ पर भाग मुख्यतः मिलते हैं चीतल, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। इसकी वनस्पति जो मुख्यतः मिलती है वो धौंक एवं लापला के वृक्ष इसमें मिलते हैं। और यहाँ पर जो पर्यटन विकास निगम द्वारा, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। पर्यटन विकास निगम
द्वारा निगम द्वारा होटल ट्राइडेंट निर्माण। यहाँ पर पर्यटन विकास द्वारा होटल ट्राइडेंट का निर्माण करवाया गया। ट्राइगन डैम, जी हाँ, होटल टाइगर डैम का निर्माण करवाया गया। ये था सरिस्का अभ्यारण्य। और अब आगे बात करने वाले हैं मरु उद्यान जैसलमेर की। जी हाँ, मरु उद्यान जैसलमेर की हम बात करने वाले हैं आगे में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं मरु उद्यान जैसलमेर की। मरु उद्यान जो कहाँ है? जैसलमेर। मरु उद्यान जैसलमेर की बात करने वाले हैं। मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना, सबसे पहले मरु उद्यान जैसलमेर जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना देखते हैं। मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 8 मई 1981 को हुई। नोट कर लीजिएगा, 8 मई 1981 ईस्वी में हुई। कई बार पूछ लिया जाता है कि मरु उद्यान जैसलमेर अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो वो स्थापना हुई थी 8 मई 1900 ईस्वी में। अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो जो मरु उद्यान है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो मरु उद्यान का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है 3162 वर्ग किमी। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मरु उद्यान फैला हुआ है, जो कि 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में तथा 1262 वर्ग किलोमीटर बीकानेर में फैला हुआ है। कुल टोटल क्षेत्र में फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें से 1900 किलोमीटर जैसलमेर और 1262 वर्ग किलोमीटर बीकानेर में फैला हुआ है। अब मरु उद्यान में जो पशु पक्षी पाए जाते हैं उनको देखते हैं। तो इसके पशु पक्षियों की बात करें तो पशु पक्षियों में आते हैं चिंकारा, गोडावन, ऊंट, जी हाँ, काले हिरण, ये जो पशु पक्षी हैं वो मुख्यतया देखे जाते हैं। चिंकारा, गोडावन, ऊंट और काले हिरण। इसके अलावा खरगोश, बिल्ली, उम्मीद ये पाए जाते हैं। अब वनस्पति की बात करें तो वनस्पतियों में जैसलमेर में सेवन घास मिलती है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मरु उद्यान जैसलमेर में है, मरु उद्यान, उस मरु उद्यान में जहरीले सांप पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। उन सांपों को मैं आपको बता दूं, कोबरा, रसल्स वाइपर, इंडिया का देश का सबसे खतरनाक सांप रसल्स वाइपर,
किंग कोबरा और पाए जाते हैं स्कैंड वाइपर, आदि जहरीले सांप मरुद्यान में मिलते हैं। अब बात करते हैं मरुद्यान में एक पार्क है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आकल वुड फॉसिल पार्क। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। और एक ऑप्शन मानो ये दिया गया कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, तो उसमें से जैसलमेर करेक्ट होगा। और यदि सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य और मरुद्यान दिया हो तो उसमें करेक्ट आंसर मरुद्यान होगा। इसलिए मैंने बताया कि आकल वुड जो फॉसिल पार्क है वो मरुद्यान जैसलमेर में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, उस अभ्यारण्य की। ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य चुरू जिले में है, राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ताल छापर अभ्यारण्य पहला पॉइंट हो गया, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से करेक्ट आंसर होगा ताल छापर अभ्यारण्य। पहला पॉइंट हो गया इसका कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी हम बात करें तो दूसरी बात है किसका क्षेत्र कितना है, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है चूरू के अंदर, तो 7.19 वर्ग किलोमीटर किमी क्षेत्र में फैला है। जी हाँ, 7.19 वर्ग किमी क्षेत्र में जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो फैला हुआ है। और इसकी एक विशेषता है कि प्रतिवर्ष, जी हाँ, प्रतिवर्ष शीतकाल में हजारों कुर्जा पक्षी और कॉमन क्रेन यहाँ आते हैं। ये जो 2 विदेशी पक्षी हैं, कुर्जा पक्षी और कॉमन क्रेन, ये दोनों पक्षी शीतकाल में ताल छापरा अभ्यारण्य में आते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो ताल छापर अभ्यारण्य है उसमें 2 सरोवर है। जी हाँ, उनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको आज अभ्यारण्य से संबंधित पूरे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। यदि इनसे संबंधित कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आप जरूर करके आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ताल छापर में 2 सरोवर हैं। पहला है सरोवर है 2, पहले का नाम है बेसोलाव। बेसोलाव सरोवर, ताल छापरा में जो पहला सरोवर है वो है बेसोलाव, और दूसरा की बात करें तो दूसरा है डूसोलाव। ये 2 सरोवर हैं पानी की।
जो ताल छापरा अभ्यारण्य है। और इसकी एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो लिख लीजिए, आपको कोई नहीं बताएगा, कि ताल छापरा अभ्यारण्य में वर्षा काल के दौरान जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक यहां पर एक प्रकार की घास उगती है, नरम घास उगती है, नम घास उगती है। उस घास का नाम है मोबिया साइप्रस रोटंडस। क्या नाम है? मोबिया साइप्रस मोबंडस, मोबिया साइप्रस रोटंडस। ये जो घास है वो वर्षा काल में ताल छापर अभ्यारण्य में उग जाती है, मोबिया साइप्रस रोटंडस। ये हो गया ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीता माता अभ्यारण्य। जी हाँ, इंपोर्टेंट, उड़न गिलहरियों के अभ्यारण्य के नाम से जो प्रसिद्ध है जो क्षेत्र, उसे सीता माता अभ्यारण्य कहते हैं। और उस सीता माता अभ्यारण्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। सीता माता अभ्यारण्य है वो है प्रतापगढ़, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता जो अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ जो वन मंडल है, प्रतापगढ़ वन मंडल में 429 वर्ग किलोमीटर वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। जी हाँ, 429 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है प्रतापगढ़ वन मंडल में। अब बात करते हैं इस अभ्यारण्य में जो वनस्पति पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो मुख्यतः सागवान व बांस। सागवान और बांस बहुतायत में पाए जाते हैं सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य जो है वो उड़न गिलहरियों के नाम से भी जानी जाती है। उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरियां जो विलुप्त होने के कगार पर है वो सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है। अब बात करते हैं जो सीता माता जो अभ्यारण्य है उसमें 2 जल स्रोत हैं। कितने जल स्रोत हैं? 2। उन दोनों का इसे देख लीजिए एक बार, मैं जल स्रोत बताने जा रहा हूं। जल स्रोत, पहला जल स्रोत है लव, दूसरा है कुश। आपको याद रहेगा कि सीता माता अभ्यारण्य में 2 जल स्रोत हैं, पहले का नाम है लव और दूसरे का नाम है कुश। जी हाँ, यहाँ पर प्रतापगढ़ में जो सीता माता अभ्यारण्य है उसमें जो प्रमुख नदियां बहती है, उसमें से होकर जो सीता माता अभ्यारण्य से होकर नदियां गुजरती है, नदियां बहती हैं, उन नदियों में का नाम लिखें अपन। नदियां कौन कौन सी बहती है? तो पहली लिखें अपन जाखम, बड़ी नदी है। ये नदी सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। इसके बाद छोटी छोटी जो नदियां हैं उनके नाम मैं बताऊं। एक का नाम है बूदो, जो स्थानीय नदी है, छोटी नदी है बूदो। और दूसरे का नाम जो है वो है नालेश्वर। नालेश्वर, ये नदियां हैं जो सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीता माता जो अभ्यारण्य है
उसमें से एक नदी का उद्गम होता है। वो नदी कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस नदी का नाम है कर्ममोचनी। कर्ममोचनी। तो कर्ममोचनी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? सीता माता अभ्यारण्य से। और एक और विशेषता है सीता माता अभ्यारण्य की, आप देख लीजिए कि सीता माता जो अभ्यारण्य है उसमें प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। जी हाँ, सीता माता अभ्यारण्य में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को एक बड़ा मेला लगता है। ये हुए अभ्यारण्य। इसके बाद में देखने वाले हैं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये पहला पार्ट है, पार्ट सेकंड में मिलते हैं अभ्यारण्य के लिए।